नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हिंदी के शानदार ट्रिक्स के बारे में जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जो भी वीडियो सहायक समाज कल्याण अधिकारी या अन्य ग्रुप सी की तैयारी आप कर रहे हैं या सीटेट यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ हिंदी के पेपर में आपको डेफिनेटली ये ट्रिक्स काफ़ी काम आने वाली हैं। दोस्तों, ट्रिक्स का इस्तेमाल करना ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप हमारे इतिहास में देखें, प्राचीन इतिहास में आप देखें तो एक समय रहा है सूत्रकाल का। दोस्तों, इसका टाइम पीरियड अगर मैं आपको बताऊं 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच में ये टाइम पीरियड रहा है। और यह काल जो था इसमें सूत्र साहित्य रचा गया था। दोस्तों, सूत्र साहित्य का मतलब कि जो ऋग्वेद और अन्य जो हमारे ग्रंथ थे, जो कि काफ़ी जिनकी जो भाषा की जो प्रकृति थी काफ़ी जटिल थी, तो उसको आसान बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट्स, कुछ मतलब उसको आसान बनाया गया है साहित्य रचकर। तो ये कहने का मतलब है कि आप लोग भी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेटली। और ट्रिक्स का इस्तेमाल अब दोस्तों वहीं करें जहां आपको बिल्कुल ज़रूरत लगती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार हमने देखा है कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ने के बाद अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है और हम उसको गलत कर लेते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी जो मेमोरी है वो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो ऐसे में हम अपना जो ये ट्रिक्स है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, ठीक, और उस प्रश्न के बाद हम ट्रिक्स में जाएंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया है। तो ये जो इसके आपके ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि आपको डाउट होगा कहीं ना कहीं क्रिएट। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आगे हम ट्रिक में देखेंगे इसको। और वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो के अंत में आप डेफिनेटली इन सभी क्वेश्चनों को आप स्वतः ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। इसमें ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन इसमें है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बीजी खैर, एस के धर, काका कालेलकर, नन ऑफ द अबव। इसके बाद आप देखिए, किस प्रकार का स्वर है। पहला ऑप्शन है संवृत, दूसरा है विवृत, तीसरा है अर्ध संवृत और चौथा है अर्ध विवृत। ये दोस्तों अर्ध ये लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, अर्ध लिखा हुआ है, अर्ध विवृत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, निम्न में से है किस प्रकार का ये वर्ण है या स्वर है। ये पहला ऑप्शन संवृत, दूसरा है वृत्तमुखी, तीसरा है अवृतमुखी या चौथा है नॉन ऑफ द अबव। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण कौन सा है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है घ, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है बौ और चौथा आपका ऑप्शन है खौ। इसके बाद 7th आप क्वेश्चन में जाइए, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या बन रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। अब आप देखिए, सपोज अघोष वर्ण है, अब आप कितना ही पढ़ लीजिए अघोष के बारे में, आप अल्प प्राण के बारे में कितना ही पढ़ लीजिए, जब तक कि आपके पास एक फैक्ट वाली जानकारी ना हो कि अघोष ये होते हैं और अल्प प्राण ये नहीं होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर है जानकारी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ट्रिक्स से इनको कैसे करें। आगे आप देख रहे होंगे कि मतैक्य में कौन सी संधि है। डेफिनेटली बहुत लोग इसको आंसर भी अभी कर पा रहे होंगे। इसके बाद हम देखेंगे अन्वय में कौन सी संधि है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन, निम्न में जो किस शब्द में नंज तत्पुरुष समाज है। तो अनुकूल, अठन्नी, अगोचर और बी एंड सी दोनों हो सकता है, डी। आप तो इसमें आंसर करना है। तो अभी देखते हैं आगे क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है, तो ये लास्ट में आप लोगों के लिए है, इसको आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, ये है कि आजन्म में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, नंज समाज या अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों, आप लोग ये देख रहे होंगे कि हम जो ये
क्वेश्चन हमने जो आपके साथ डिस्कस किया अभी ये, तो इनमें ये सभी क्वेश्चन आपके डाउटफुल हैं, जो कि डाउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि आ किस प्रकार का स्वर है। आप समृत विवृत आप कितना ही पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी प्रकार से आप ये संधि को लेकर हो, और इसी प्रकार से आप यहाँ नंज तत्पुरुष समास को लेकर हमने जो ट्रिक बनाई है, तो जानते हैं। चलिए हम ट्रिक्स की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो ट्रिक्स हैं और कैसे हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं ट्रिक्स की ओर। तो सबसे पहला जो इसमें ट्रिक है वो है द्विवेदी युग को लेकर। आप लोग काफ़ी इसमें कंफ्यूज रहते होंगे। आई होप कि आप लोग अब से कंफ्यूज नहीं होंगे कि पहला जो ट्रिक है द्विवेदी युग महान है। जो द्विवेदी युग है वो महान है। तो इससे हमें ऐसे याद रखना है कि द्विवेदी युग, आपने देखा होगा क्वेश्चन में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखा रहता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी लिखा रहता है, तो दोनों में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो अब से आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। द्विवेदी युग जो महान है, इसका मतलब कि द्विवेदी युग का जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और इनकी एक पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती जो पत्रिका है वो किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो ये आपका ट्रिक है, और इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था हमारा द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो चलते हैं आगे ट्रिक्स की ओर। दूसरी जो हमारी ट्रिक है इसमें दोस्तों वो है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 में की गई थी कलकत्ता में। इसको कैसे याद रखना है? ठीक है, आपके पास जो भी ऑप्शन दिया है उसमें आप देखें फोर्ट विलियम, विलियम आप देखें विलियम। ठीक है, तो विलियम से वॉल, यानी कि जो वैली, यहाँ से निकलेगा क्या? वैली। तो विलियम से विली से वैली, तो वैली जली आप इसका आंसर करेंगे कि वैली जली ने जो है इसकी स्थापना की है कलकत्ता में। ठीक, तो चलिए आप इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे, क्या इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी ट्रिक है वो है बीजी। बीजी जैसे हम बोलते हैं, ठीक, बीजी खैर आपकी भाषा नंबर 1 है। बीजी जो है आपकी जो भाषा है वो नंबर 1 है, मतलब खैर लगा रहे ना, खैर आपकी जो भाषा है ना बहुत अच्छी है, अब नंबर 1 है। तो हम बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजी जो भी है, खैर आपकी जो भाषा है वो नंबर 1 है। तो भाषा नंबर 1, इसको आपको दिमाग में रखना है। कैसे हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है? भाषा नंबर 1 से बन जाएगा प्रथम राजभाषा आयोग। ठीक, और प्रथम राजभाषा आयोग जो बना है, गठित हुई जो, ये 7 जून 1955 को हुई है। ठीक, तो इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो वो कैसे आंसर करना है? बीजी खैर। तो इस तरीके से बीजी खैर हो जाएगा कि हमारा बीजी खैर। तो आपको ये ट्रिक थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको इसको यूज करना है। बीजी खैर आपकी जो भाषा है वो नंबर 1 है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो था वो किस प्रकार का क्वेश्चन था और कैसे हम उसका आंसर करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं तीसरा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बीजी खैर। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला है मुख द्वार के खुलने के आधार पर जो स्वर हैं। आप वर्णमाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ये पढ़े भी होंगे कई लोग, संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत किस प्रकार के हैं। तो हम इतना डिटेल नहीं करेंगे, हमें ये समझना होता है क्वेश्चन पेपर में कि ये संवृत का मीनिंग क्या है और विवृत का मीनिंग क्या है। आप कितना ही इसको डिटेल कर लें, तो यहाँ पर ये ट्रिक क्या है उसको आप समझेंगे। तो यहाँ आप देखिए संवृत में है 100, ठीक, और 100 से आप बोलेंगे सी से बोलेंगे यहाँ सी, तो सी हो जाएगा क्लोज। क्लोज का मतलब क्लोज जो आता है सी से आता है, और सी यानी कि 100। ठीक,
तो क्लोज मतलब बंद, यानी कि जिसके उच्चारण में हमारा मुंह लगभग पूरा बंद रहता है, तो वो हो जाएगा कौन सा, समृत हो जाएगा। वो कौन सा स्वर हो जाएंगे, समृत। या इसका दूसरा तरीका याद करने का आप ये भी देख सकते हैं कि समृत के ऊपर आपने देखा होगा बिंदु है, ठीक, अंक की मात्रा है, तो ये एक प्रकार का सर्किल है, और सर्किल कैसा होगा, क्लोज होगा। तो डेफिनेटली समृत जो होता है वो, उसमें हमारा जो मुंह होगा वो बंद होगा, ठीक। और ये आपने पढ़ा होगा कि ई से ऊ तक जो हम उच्चारण करते हैं, ई ई उ ऊ, तो इसमें हमारा जो मुंह है वो बंद रहता है, तो इसको हम बोलते हैं समृत। अब जब समृत अगर हमें पता चल चुका है तो डेफिनेटली हम विवृत को समझ लेंगे। तो विवृत क्या होगा, विवृत ओपन होगा, यानी कि हमारा मुंह पूरा खुला होगा। इसमें इसका एग्जाम्पल है आ। तो ये तो आप खुद अनुभव करके भी आप इसको याद कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो ट्रिक है वो नॉर्मली ये है कि फाइनली ये है कि समृत का मतलब क्या है और विवृत का मतलब क्या है, ठीक। तो इसी प्रकार अर्धसमृत और अर्धविवृत इसमें बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक की। तो यहाँ ट्रिक में जाने से पहले हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था विवृत समृत वाला। तो इसमें था क्वेश्चन कि आ किस प्रकार का स्वर है, आ किस प्रकार का स्वर है। तो अभी आपने देखा इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, समृत दिया है, विवृत दिया है, अर्ध समृत दिया है और अर्ध विवृत दिया है। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि समृत का मीनिंग आना चाहिए और विवृत का मीनिंग आना चाहिए। अब आपको ये पता है कि आ में हमारा पूरा मुंह खुल रहा है, अब लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये समृत की डेफिनेशन थी या विवृत की डेफिनेशन थी। तो इसमें आपको हमारी ट्रिक काम करे आएगी आपके लिए। तो समृत का मतलब 100 से होगा सी, यानी कि क्लोज, या आप इसको देख सकते हैं, इसका जो बिंदु है ये अंक की मात्रा, इसका मतलब ये सर्किल होगा, क्लोज यानी कि बंद। इसमें हमारा जो मुंह है बंद होगा, और आ में क्या हमारा मुंह बंद हो सकता है, नहीं। तो आप ये देखिए, आप इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, विवृत, यानी कि खुला हुआ। अब खुला हुआ होगा, इसमें आप अर्ध समृत भी नहीं करेंगे, आधा बंद भी नहीं है, या आधा खुला खुला भी नहीं है, ठीक है। अर्ध समृत आधा बंद, यानी कि अर्ध जो विवृत है वो आधा खुला होता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा विवृत, जो कि पूरी तरीके से खुला होता है, आ। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अगली जो इसमें ट्रिक है वो बनाई गई है अवृतमुखी के लिए। अब अवृतमुखी निम्न में से कौन सा है। तो अवृतमुखी इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि होंठ जो है हमारे, उसका जो शेप है वो गोल नहीं होगा जब हम उच्चारण करेंगे। जैसे हम अ और आ का करें तो इसमें हमारे जो होंठ है वो कंप्लीटली गोल नहीं होंगे, ठीक है। अब याद कैसे करना है ये तो आपने पढ़ लिया। अब याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है, अवृतमुखी अवृतमुखी, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है। अब वृतमुखी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि अ मतलब नहीं, वृतमुखी मतलब मुंह हमारा वृत्ताकार नहीं होगा, यानी कि गोलाकार नहीं होगा। अब अ लिखा हुआ है तो अ वाले जो आपके वर्ण होंगे वो इस अवृतमुखी में आएंगे, यानी कि अ और अ वाला दूसरा क्या होगा, आ। तो अ और आ हमारे क्या होंगे, अवृतमुखी होंगे। क्या होंगे, अवृतमुखी। और बाकी क्या हो जाएंगे, वृतमुखी हो जाएंगे। तो बाकी क्या हो जाएंगे, वृतमुखी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें। तो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 कि आ निम्न में से है, क्या है, समृत, वृतमुखी, अवृतमुखी और नन ऑफ द अबव। तो अभी आपने देखा कि आ जो है अ से रिलेटेड है, तो ये तो अवृतमुखी तो होगा ही होगा। अब अभी को आपको कन्फ्यूजन अब ये नहीं होना चाहिए कि आ समृद्ध है, समृद्ध भी डाल के डाला है यहाँ पर विकल्प में। तो आ कैसा है, विवृत है, आ ओपन है, विवृत है। तो इसका आंसर समृद्ध तो होगा नहीं, वृतमुखी होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवृतमुखी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। इस ट्रिक की बात करते हैं, नई ट्रिक जो है अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक नंबर लिखना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ हमें इस नंबर पे क्या करना है, देखेंगे अघोष और सघोष इन दोनों में आप अगर अक्षर देखें तीनों हैं, 3 3 इसमें अक्षर हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ये आपको रखना है ध्यान, बराबर हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अघोष का मतलब है कि आगे के दो, अघो आगे के दो, आगे के जो दो हैं यानी कि 1 और 2 ये अघोष होंगे, ठीक। और बाकी जो पीछे के जो हैं 3 4 5 ये क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। दोस्तों आपने जो आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें क वर्ग, ठीक है, ठीक है, चौ वर्ग, ट वर्ग, तो ये वर्ग आपने पढ़े होंगे। तो वहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इस वर्ग का जो पहला और दूसरा है वो अघोष होगा, ठीक। और
इसी जो वर्ग का जो ये वर्ग दिए गए हैं इसका तीसरा और चौथा और पांचवें क्रम के जो आपके होंगे वर्ण वो हो जाएंगे क्या, सघोष। ठीक है, तो कैसे ट्रिक याद रखनी है कि 1 2 3 4 5 आपने नंबर लिख दिया तो आगे के दो, अघो मतलब आगे के दो, आगे के दो यानी कि एक और दो नंबर के जो आपके होंगे, ठीक, वो क्या होंगे, वो सभी वर्गों में, वो क वर्ग आपका हो, चौ वर्ग हो, टौ हो, तौ हो या पौ वर्ग हो, तो इन सभी में वो कैसे हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे पहले के दो वर्ण, और बाकी के पीछे क्या हो जाएंगे, 3 4 5 सघोष हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका निम्न में से अघोष वर्ण है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, पहला ऑप्शन था घौ, दूसरा था दौ, तीसरा था बौ, चौथा था खौ। और अभी आपने पढ़ा है अघोष, अघोष मतलब आगे के दो यानी कि पहले और दूसरे। आप इसमें देखें, आप घौ दौ बौ खौ, अब घौ जो है आपका ये नहीं आता, आप अगर क वर्ग में ये तीसरे नंबर में आ रहा है, चौथे नंबर में आ रहा है, सॉरी। ठीक है, और जो आपका बी है दो भी आपका पहले दूसरे पोजीशन में नहीं आता। आप अपने क्रम में देखिए, क चौ टौ तौ पौ जो आपका क्रम है, और बौ भी नहीं आता। और खौ आप देखें डायरेक्टली आपको मिल रहा है पहले और दूसरे स्थान पे, यानी कि दूसरे स्थान पे है, तो ये यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा खौ। ठीक, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा खौ। चलिए चलते हैं अगली ट्रिक की ओर हमारे। अगली जो इसमें ट्रिक है वो है अल्प प्राण और महाप्राण से। ठीक है, तो अल्प प्राण में आप देखें अ ल प, 3 आपको इसमें अक्षर दिख रहे हैं। ठीक, और महा में आपको मिल रहे हैं कितने, 2। ठीक, तो ऐसे ही आपको ट्रिक याद रखनी है। अल्प में 3, तो 3 क्या होगा, विषम होगा। ठीक, और विषम होगा तो 1 2 3 4 5 जो नंबर भी आपने याद किए हैं वो 1 3 5 विषम वाले जो नंबर है यहाँ पर आ जाएंगे, 1 3 5। ऐसे यहाँ महा में 2 और 2 होता है सम, तो सम यानी कि सम की जो पोजीशन होगी, सम संख्या आपने पढ़ी होगी 2 4। ठीक, तो यानी कि दूसरी और चौथी पोजीशन वाले। ठीक, तो क्या ट्रिक है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि अल्प में 3 आपके अक्षर हैं, तो यानी कि विषम संख्या आ जाएगी, और विषम का मतलब हो जाएगा आपका 1 3 5। इस पोजीशन में आने वाले जो भी आपके वर्ण होंगे किसी भी वर्ग के, ठीक, वो होंगे आपके अल्प प्राण। वहीं महा है, महा में आपके अक्षर हैं 2 और 2 हो जाएगा आपका सम, तो सम यानी कि सम संख्या यानी कि 2 और 4। ठीक, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथे क्रम का जो वर्ण होगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा महाप्राण। ठीक, तो ये आपका ट्रिक है। अब आपको ये चीज़ भी यहाँ पर दिमाग में रखना है कि अघोष और सघोष में ये सम विषम वाला नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर दोनों के बराबर हैं 3 3 अक्षर, और ये सम विषम वाला कहाँ पर लगेगा, अल्प और महा में लगेगा। ठीक, तो अल्प और महा। ठीक, अब आप ये ध्यान रखेंगे जरूर इस चीज़ को भी कि सघोष को घोष भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, इसको कभी कभी घोष भी बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो इसमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। ठीक, तो ऑप्शन दिया गया है जौ, ठौ, घौ, धौ। तो यहाँ आप देखेंगे कि जौ, आप देखेंगे जौ का जो स्थान है वो है चौ वर्ग में तीसरा। कौन सा स्थान है, तीसरा। और ठौ जो है, ठौ का अगर आप टौ वर्ग में देखें तो इसका स्थान है दूसरा। वहीं आप घौ का देखें कौ वर्ग में, इसका स्थान है चौथा। और डी वाला जो आपका धौ है, इसका जो है तौ वर्ग में है चौथा। तो आप लोग तो ये क्रम तो बता चुके हैं, कौ चौ टौ तौ पौ वाला जो वर्ग आपके वर्ण है, वर्ण का जो क्रम है, वर्ग है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज है कि अब अल्प प्राण क्या होंगे। तो अल्प प्राण में मैंने आपको बताया है अभी कि अल्प प्राण में आपके जो विषम आपके होंगे स्थान क्या होंगे, विषम स्थान होंगे। विषम स्थान कैसे, क्योंकि ऑल और पौ इसमें 3 हैं, और विषम स्थान यानी कि 1 3 5 वाले जो होंगे आपके क्रम के, वो हो जाएंगे आपके अल्प प्राण। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जौ इसका क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे ट्रिक की ओर। दोस्तों अगली जो हमारी ट्रिक है वो है 2 मात्रा हो तो वृद्धि संधि होगी। 2 मात्रा का मतलब यहाँ पर औ वाली मात्रा है, औ की मात्रा हो। अगर मतलब आप किसी भी शब्द में आप 2 मात्रा ऐसे देखते हैं तो आप सीधे उसको क्या कर देंगे, आप उसको सीधे कर देंगे वृद्धि संधि।
आप उसको सीधे क्या कर देंगे, वृद्धि संधि कर देंगे। मैं फिर बता देता हूँ कि आप किसी भी शब्द में अगर आपको ये ऐसे दो मात्रा आपको मिलती है या औ की मात्रा आपको मिलती है, ठीक, तो आप सीधे उसको क्या करेंगे, वृद्धि संधि करेंगे। ओके। और अगला जो इसमें है आधे अक्षर वाले आपके क्या होंगे, यण संधि के अंतर्गत आएंगे। आधे जो अक्षर वाले हैं, जैसे यद्यपि है, अन्वय है, प्रत्येक है, ठीक। तो जैसे आप प्रत्येक ले लीजिए, आप प्रत्येक, तो प्रत्येक में क्या है, आधा लगा हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखिए अगली जो ट्रिक है नंज समाज की। तो नंज समाज का मतलब ये है कि कोई भी आपका शब्द है या समास है, उसके पूर्व कोई नेगेटिव मीनिंग वाला शब्द आए, नेगेटिव मीनिंग वाला, ध्यान रखें, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव मीनिंग वाला शब्द आए। तो नेगेटिव मीनिंग वाला शब्द कैसे, जैसे आप देख रहे होंगे अनिष्ट, अनावश्यक, इसमें गैर वाजिब, ऐसे आप देख रहे होंगे अ, अन, नौ, ना, गैर, ये शब्द अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो नंज समाज कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे उसका मतलब नकारात्मक होना चाहिए। तो चलते हैं अंतिम जो हमारे ये प्रश्न थे उनकी ओर। प्रश्न क्या पूछे गए थे, तो प्रश्न जो इसमें पूछा गया था 7वें नंबर का, आई होप इस यही था, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, ये हो चुका है, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन था हमारा मतैक्य में कौन सी संधि है, ठीक है। तो मतैक्य में कौन सी संधि है, आपको ऑप्शन दिया है दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, क्योंकि मतैक्य में कैसा है, औ की मात्रा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वय में संधि है कौन सी, ठीक है। तो अन्वय में कौन सी संधि है, तो देखते ही आपको लग रहा है कि इसमें आधा नौ लिखा गया है, तो आधा नौ किस में होगा, यण में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यण संधि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस शब्द में नंज तत्पुरुष समास है, ठीक। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं अनुकूल, अठन्नी, अगोचर और डी दिया है बी एंड सी। तो आपको ध्यान रखना है अनुकूल तो होगा नहीं, ठीक, ये नकारात्मक शब्द लग नहीं रहा, क्योंकि औ का मतलब नौ तो नहीं तो होता है, लेकिन अनुकूल में कोई इसका मीनिंग नहीं आ रहा। वहीं अठन्नी में भी आप ध्यान रखिए औ का मतलब नौ तो होता है, लेकिन यहाँ आप अठन्नी का मतलब जो ठन्नी नहीं है, ऐसा कोई इसका मीनिंग नहीं है, ठीक। तो ये अठन्नी आपकी एक प्रकार की करेंसी है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगोचर, हाँ अगोचर का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिसको इंद्रियों से हम महसूस नहीं कर सकें, इंद्रियों से जिसको हम ज्ञात ना कर सकें, ठीक है, या जान ना सकें, ठीक। तो ये है, और बी एंड सी डी आपको ऑप्शन दिया है, तो अगोचर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो अगोचर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपका है वो दिया गया है, आप उसको आंसर करेंगे। आज जन्म में कौन सा समास है, तो आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। दोस्तों हमारी इस वीडियो में जो भी ट्रिक्स बताई गई हैं, आई होप आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार से हम और भी वीडियोस जल्द लाने वाले हैं आपके लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।